नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। देश भर में इस समय वोटों की कथित चोरी का मुद्दा और चुनावों में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में इसे एक बड़ा मसला बता दिया है और इसे लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूपी के सिद्धार्थनगर से चुनावों में हुई गड़बड़ी पर एक बड़ा फैसला आया है। यहाँ न्यायालय ने एक हारी हुई कैंडिडेट को चुनाव के 4 साल बाद विजेता घोषित कर दिया है। दरअसल सिद्धार्थनगर के बासी क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना था। इसमें वार्ड क्रमांक 28 से सुनरा देवी और रीता देवी सहित 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव हुए और जब चुनाव का परिणाम आया तो इसमें सुनरा देवी को 56 वोटों से विजयी घोषित किया गया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर रीता देवी कोर्ट चली गई और जहां कोर्ट में 4 साल बाद, लड़ाई के 4 साल बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और 4 साल बाद उन्हें विजयी घोषित किया है। कोर्ट ने पहले बूथवार मतों की रिकाउंटिंग कराई और इसमें 5 मतों से रीता देवी को विजयी घोषित किया गया है, जिसके बाद अब ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार चुनाव में भी नेता अब इसका जिक्र अपनी रैलियों में कर रहे हैं और अपनी बात को बल दे रहे हैं कि देखिए, पहले भी चुनाव में गड़बड़ियां होती आई हैं। बीते 28 तारीख को जलालुद्दीन के इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, सपा के विधायक राजेंद्र चौधरी ने डीआईजी से मिले। उन्होंने उनको मिलने के बाद में ज्ञापन दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो इनकाउंटर किया गया वो पूरी तरह से गलत है। जो जलालुद्दीन है उसको जो वो खेत में बकरी चरा रहा था और उसको जो है पुलिस वहां से उठा के उसको थाने लेके आती है। वहां लाने के बाद उसको रात को उसकी मुठभेड़ की जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि जलालुद्दीन पर यह आरोप है कि वह एक लड़की का हाथ पकड़ा था, जिसको देखने के बाद पुलिस ने जो है मुठभेड़ किया। साफ तौर से उन्होंने यह भी कहा राजेंद्र प्रकाश चौधरी ने कि जो जिस जलालुद्दीन है वो पूरी तरह से विक्षिप्त है, वो 10 और 20 के नोट नहीं पहचान सकता, तो वो कैसे इस तरीके से हरकत कर सकता है। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि जलालुद्दीन के ऊपर किसी तरह से कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं है, तो पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर कैसे कर दिया गया। फिलहाल जांच करके इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। अगस्त 2025 में थाना गुरबकसगंज क्षेत्र के अंतर्गत पोरई गांव का एक व्यक्ति के गुम होने की थाना गुरबकसगंज में रिपोर्ट दर्ज होती है और पुलिस उसमें जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल कर ही रही होती है पुलिस कि व्यक्ति की एक नाले में डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। पुलिस उस डेड बॉडी को फिलहाल लेकर के पंचनामा और पोस्टमार्टम कराती है और उसके भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्राइम तब सामने आया जब पुलिस इस पर जांच पड़ताल पे जुटी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर और भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जब कड़ियों से कड़ी जोड़ी तो उसमें पता चला कि हत्या का मामला है और हत्या के पूरे मामले में अपना ही सगा भाई 8 लोगों के साथ मिल करके एक योजना बनाता है, अपने ही भाई को शराब पिलाता है और लोहे की एक रॉड से मार करके उसकी हत्या करके नाले में डाल देता है। मामला सामने आया। क्षेत्राधिकारी गिरजाशंकर त्रिपाठी ने जानकारी दी मीडिया को कि ये बड़ा सनसनी और खेस खुलासा किया है गुरबकसगंज और रायबरेली पुलिस ने। अपने ही सगे भाई ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। कुशीनगर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 25,000 के इनामिया बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है और उन्हें घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विगत 2 रोज पहले बाबा सुदामा पांडे कलावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा रामकोला थाने में एक लिखित शिकायत दी गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ कुछ गुंडा मवाली और नशेड़ी किस्म के युवक बदमाशी और बदसलूकी कर रहे हैं। इसके बाद से क्या पुलिस ने टीमों को गठन कर लिया और एक्शन शुरू हो गया। उसके बाद से इन बदमाशों की पुलिस को लगातार तलाश थी। आज पुलिस के हाथ 2 बदमाश चढ़े और जिन्हें मुठभेड़ में मारकर पुलिस ने उन्हें घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज एसपी संतोष मिश्रा बाबा सुदामा पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचे और बच्चियों से संवाद स्थापित किया और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वैसे इस पुलिसिया एक्शन के बाद इस क्षेत्र में शांति बहाल होगी, ऐसा लोगों का मानना है। प्रधानमंत्री को अभद्र टिप्पणी को लेकर एक बार फिर इटावा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों के समर्थकों में कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर पहले नारेबाजी की, उसके बाद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। देखते देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा
लगातार एक बार फिर कहीं न कहीं जो हिंसक को देखते हुए पूरी तरीके से रोकथाम की गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेसियों का कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यालय पर पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बार फिर देखते पूरी तरीके से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर चेतावनी दी गई थी कि जमकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की, जिसको देखते हुए एक बार फिर कहीं न कहीं देखा जाए आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरीके से देखा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और किसी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में खड़े हुए हैं। किसी तरीके से देखा जाए अगर कांग्रेसियों का भी ये भी कहना है कि किसी प्रकार की ये मेरी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी या एक तरफा कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेसियों का अभी भी आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और प्रशासनिक अधिकारी उन्हीं की पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी का कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि अगर किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेसियों पर बीच में किस तरीके के समझौता या फिर जो है दोनों तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। लगातार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, क्योंकि यातनी कुंड से छोड़ा गया पानी जिसकी वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी अपने अलर्ट मोड से ऊपर पहुंच गई है। जितने भी तटवर्ती इलाके हैं लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और देहात में रहने वाले लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो निचले स्तर से ऊपर स्थान पर चले जाएं और यमुना में किसी भी तरीके से नहाने या घूमने के लिए बिल्कुल न जाएं, क्योंकि जल पुलिस जो है वो लगातार यमुना नदी का भ्रमण भी कर रही है। जो चौकियां हैं प्रशासन ने चौकियां भी कुछ बना दी गई हैं और प्रशासन ने कुछ इमरजेंसी नंबर भी जो है जारी कर दिए हैं, जिससे किसी भी परिस्थिति में उन नंबरों पर सूचित किया जा सके। और तमाम चौकियां बना दी गई हैं। प्रशासन ने अलग से स्टीमर भी तैयार कर लिए गए हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। और यही नहीं, यहां तक के जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है। तो जिलाधिकारी आगरा जो है वो इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को बिल्कुल वहां जाने की साफ तौर से मना कर दी गई है, क्योंकि जो तटवर्ती इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज हरदोई जनपद के साहबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़का नाबालिग लड़की को एक छेड़खानी के चक्कर में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और उस लड़के की थाने के अंदर संदिग्ध मौत हो जाती है, जिससे परिजन उस पर आरोप लगा रहे कि थाने में मारपीट के दौरान उसकी मौत हुई है। जिसको लेकर परिजनों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। जब उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लाया गया, उसके बाद जब डेड बॉडी जब लेकर घर जा रहे थे उसको थाने के अंदर लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पुलिसकर्मियों ने जब उसको रोका, जब रोकने के बाद में उन लोगों ने दिल्ली और हरदोई को जाम कर दिया और जाम करने के बाद में वहाँ पर पुलिस विभाग की नारेबाजी करने लगे। जब वहाँ पर एडिशनल एसपी पहुँचे, एडिशनल एसपी पहुँचने के बाद में वहाँ पर एडिशनल एसपी और पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई और वहीं पर कहीं ना कहीं जो है पुलिस वो पब्लिक बेकाबू हो गई है। अब देखना ये होगा कि वहाँ के जो है जो परिजन को क्या न्याय मिल पाता है। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।